गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको मेरे ओर से गुड मॉर्निंग। अमन गुड मॉर्निंग। आज शायद हम लोग 10 मिनट लेट हैं। 10 मिनट आज हम लोग लेट हैं, कारण कि हम तो अपने समय से सही हैं 11:30, लेकिन जब तक लिंक मुझे नहीं मिलता है तब तक आपसे हम नहीं जुड़ पाते। जिस तरह से आप लिंक का इंतजार करते हैं वैसे मुझे भी करना पड़ता है। रोहित, मुनमुन, अजीत, प्रियंका, ज्योति, सबको गुड मॉर्निंग। तो आइए बच्चों, आज हम लोग फिर अगले टॉपिक को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हम लोगों ने कॉर्नवालिस के बारे में चर्चा किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, और उसके बारे में हमने आपको कुछ क्वेश्चन भी बताया था। कि कॉर्नवालिस से समझ ली लॉर्ड बेलेजली, ठीक है। और उससे संबंधित हमने एक सवाल यहां पर लिख दिया है, एक क्वेश्चन हमने लिख दिया यहां पर। सबसे पहला काम यह है, इसे आप लिख लीजिए। इस प्रश्न को सबसे पहले आप लिख लीजिए और इसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे, ठीक है। बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है? बोर्ड पर जो हमने लिखा है आपको दिखाई दे रहा है? आप लिख पा रहे हैं? क्या इसे लिखने में आप सक्षम हैं? ठीक है, मैं बोलता भी हूं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है, इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड क्लाइव, इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड क्लाइव एंड वॉरेन हेस्टिंग, in the hands of Lord Clive and Warren Hastings, this subsidiary alliance was a defensive instrument, to safeguard the British possessions in India. इसके बाद यहां पर कॉमा है, कॉमा। in the hands of Wellesley, it was an offensive device to control the independent states of India. ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कभी भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। इसका हिंदी लिख लीजिए, इसका हिंदी लिखिए। लॉर्ड क्लाइव तथा वॉरेन हेस्टिंग के हाथों में, लॉर्ड क्लाइव तथा वॉरेन हेस्टिंग के हाथों में सहायक संधि एक रक्षात्मक सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए
भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के सुरक्षा के लिए भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के सुरक्षा के लिए एक रक्षात्मक यंत्र था। जबकि लॉर्ड वेलेस्ली के लिए यह एक आक्रामक लॉर्ड वेलेस्ली के लिए भारतीय स्वतंत्र राज्यों को नियंत्रित करने के लिए यह एक आक्रामक उपकरण था। ये सवाल है, और यह कथन किसी साधारण व्यक्ति का नहीं है, किसी सामान्य इतिहासकार का नहीं है। यह कथन है पी स्पीयर का कथन है। यह कथन जो है किसका है? पी स्पीयर, पर्सिबल स्पीयर। पूरा नाम है पर्सिबल स्पीयर। जिसने लिखा है ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये स्पीयर का किताब है। ये जो बुक है, इट वॉज रिटन बाय स्पीयर, पी स्पीयर ने लिखा है, और इसी किताब में यह कथन लिखा गया है। इसलिए यह कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा सवाल था उसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। जो दूसरा क्वेश्चन था उसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसे कहा था सिडनी ओवेन ने कहा था कि द सब्सिडरी अलायंस converted the British Empire in India to the British Empire of India. ये कहा था सिडनी ओवेन ने कि सहायक संधि ने
सहायक संधि ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत का ब्रिटिश साम्राज्य में बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। ये सवाल हम आपको पहले बता चुके हैं, इसका आंसर भी हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली से ये 2 सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई सवाल नहीं, केवल 2 ही सवाल, केवल 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में हालांकि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, फिर भी हम चाहेंगे कि उन बातों को एक बार फिर हमें रिमाइंड कर लेना चाहिए, हमें उसे डिस्कस कर लेना चाहिए संक्षेप में। बच्चों, आप देखोगे कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत में ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर आता है, गवर्नर जनरल बनकर के आता है 1798 में। और इसके सामने 2 समस्याएं हैं, इसके सामने 2 चुनौतियां हैं। ब्रिटिश कंपनी ने इसको इसलिए भेजा कि हिंदुस्तान जाकर के तुमको इन दोनों समस्याओं का समाधान खोजना होगा, और यह दोनों समस्याओं को दूर करने में सफल रहा। लॉर्ड वेलेस्ली जो है वह साम्राज्यवादी है, तो ध्यान रखना, हिंदुस्तान में 2 तरह के साम्राज्यवादी शासक थे, 2 तरह के साम्राज्यवादी शासक थे, एक उदारवादी, एक आक्रामक। तो ये जो है आक्रामक है, यह साम्राज्यवादी कैसा है? आक्रामक, अग्रेसिव है। अब इसके सामने 2 समस्याएं क्या थी? इसके सामने 2 समस्याएं ये थी कि पहले आप इंडिया का मैप बना देंगे, पहले आप इंडिया का मैप बनाएंगे, जब इसके बारे में लिखेंगे आप, जब सहायक संधि के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले इंडिया का मैप बना दें, और इसमें लोकेट करेंगे आप, ये हो गए मराठा, मराठा हो गया, ये हो गया मैसूर, ये हो गया हैदराबाद का निजाम, और ये हो गया कर्नाटक, और ये हो गया अवध। ठीक है, अब देखना यह है कि लॉर्ड वेलेस्ली के सामने क्या समस्याएं थी। इसके सामने 2 समस्याएं क्या थी? पहले मैप बनाया, सबको लोकेट किया, और इसके बाद हम दूसरा काम करेंगे। पहला काम हमने किया, मैप वो बना लिया। दूसरा काम करेंगे हम, कि समस्याएं क्या है, समस्याएं क्या है। दूसरा काम
समस्याएं क्या है, यानी हम समस्याओं को पहचान करेंगे, हम उसका पता लगाएंगे कि समस्याएं क्या है। और तीसरा काम, समाधान क्या है, समाधान क्या है। पहला मैप हो गया, दूसरा समस्याओं का पहचान हो गया, और तीसरा समाधान हो गया, और चौथा समीक्षा हो गया, और चौथा समीक्षा हो गया। बहुत सामान्य है, इजी है। अब देखिए, हमने मैप बना लिया, यानी कि हम लोगों ने पहला काम कर लिया, टिक लगा दिए, पहला काम कर लिया। अब हमें दूसरा काम करना है, और दूसरा काम है कि विलेजली के सामने समस्याएं क्या है, यानी समस्याओं को पहचान करना है। तो आइए पहचान करते हैं समस्याओं को। पहचान करते हैं। नंबर वन, सीमांत क्षेत्र से, सीमांत क्षेत्र से, सीमांत क्षेत्र से नेपोलियन के आक्रमण का भय, आक्रमण का भय, सीमांत क्षेत्र से नेपोलियन का आक्रमण का भय, सीमांत क्षेत्र से नेपोलियन का आक्रमण का भय, ये पहली समस्या होगी। और दूसरी समस्या क्या है, भारतीय स्वतंत्र राज्यों को या तो समाप्त कर दिया जाए, या तो समाप्त कर दिया जाए, या तो समाप्त कर दिया जाए, या ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर बना दिया जाए, निर्भर बना दिया जाए। कितना सिंपल है। जो पहली समस्या है वह यह है, जरा बोर्ड देखिए आराम से। जो पहली समस्या है वह यह है कि भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र से, भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र से, उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र से मतलब पंजाब से, जो विदेशी आक्रमण होने की संभावना है, विशेष तौर पर नेपोलियन का, उस पर जो है उस संभावना को समाप्त किया जाए, यानी इस क्षेत्र का सुरक्षा कर दिया जाए कि नेपोलियन यहां पर नहीं आएगा। और दूसरा, जो भारत में स्वतंत्र राज्य है, लिखा है भारतीय स्वतंत्र राज्यों को, जो भारत में स्वतंत्र राज्य है, जैसे अवध है, स्वतंत्र है, ठीक है, आपका प्रभाव में है, आपके प्रभाव में है, लेकिन वो स्वतंत्र है। अवध है, मराठे हैं, मैसूर है, निजाम है, कर्नाटक है, या तो उनको समाप्त कर दिया जाए, या तो उनको युद्ध के माध्यम से समाप्त कर दिया जाए, या फिर संधि के माध्यम से अपने ऊपर निर्भर बना दिया जाए, अपने ऊपर निर्भर बना दिया जाए। या तो समाप्त कर देना है, या तो आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाइए, हमारे ऊपर निर्भर हो जाइए। यही इसका दो समस्याएं थी, इसके सामने दो समस्याएं यही थी। यानी कि हम लोगों ने समस्याओं का पता भी लगा लिया। अब हमारे सामने तीसरा आ गया
अब हमारे सामने तीसरा आ गया। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है, इसका समाधान है 2। लॉर्ड वेलेस्ली जो है कहता है कि जो हमारे सामने समस्याएं हैं उसका 2 समाधान है, उसका 2 समाधान है। समाधान 2 है। नंबर 1 युद्ध, नंबर 1 युद्ध, और नंबर 2 सहायक संधि। सहायक संधि, हमारे पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास तीसरा कोई रास्ता नहीं। या तो वॉर या तो संधि, 2 ही है। अब एग्जाम्पल देखिए, जब मैसूर का शासक टीपू इसे स्वीकार नहीं किया, मैसूर ने जब स्वीकार नहीं किया तो मैसूर को समाप्त कर दिया गया। तो मैसूर को 1799 में समाप्त कर दिया गया। 1799 में मैसूर समाप्त हो गया, यानी मैसूर के क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया और छोटा सा भाग, मैसूर का एक छोटा सा भाग लेकर के वाडियार वंश के शासक को दे दिया गया, लेकिन मैसूर समाप्त हो गया। अब आइए मराठे। मराठों से भी लॉर्ड वेलेस्ली कहता है पेशवा से कि आप सहायक संधि को स्वीकार कर लीजिए। मराठों के सामने भी लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के प्रस्ताव को रखता है, लेकिन पेशवा स्वीकार नहीं करता है। और जब बाद में पेशवा फंसता है, अपने जाल में फंस जाता है, तो 1802 में आकर के दिसंबर 1802 में पेशवा बेसिन की संधि कर लेता है। पेशवा बेसिन की संधि कर लेता है। अब देखिए, अब बचा निजाम। निजाम से कहता है लॉर्ड वेलेस्ली कि तुम वार करोगे, संधि करोगे। निजाम कहता है भैया हम तो संधि कर लेंगे। यानी बिना किसी वार के हैदराबाद का निजाम, जो हैदराबाद के निजाम है, वह बिना वार किए 1798 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। सहायक संधि को स्वीकार कर। अब बचा अवध। अवध जो है 1801 में, अवध 1801 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। अवध 1801 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। यानी लॉर्ड वेलेस्ली बड़ी आसानी से, बड़ी चतुराई से, बड़ी व्यवहारिक ढंग से अपने सामने 2 प्रबल समस्याएं जो थी उसका एक सामरिक एवं व्यवहारिक समाधान खोज लिया। और हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज्य के सामने जो एक सबसे बड़ी चुनौती थी उसको आराम से हल कर लिया। यानी अब कोई साम्राज्य के ऊपर, अब कोई संकट के बादल नहीं थे। और इस तरह
जिस कार्य के लिए उसे भेजा गया था उस कार्य को वह सफलतापूर्वक निष्पादन कर दिया, निष्पादन कर दिया। ठीक है, इट्स ओके। अब जहां तक अगला प्रश्न है बच्चों कि सहायक संधि क्या होता है, इसके बारे में हम आप लोग को पहले बता दिए, तो फिर अपना टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है। सहायक संधि के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर लिए और उसके प्रावधान को हमने लिखवाया भी है। तो मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, जरा आप भी अपना राय बताइए, आप लोग भी अपना जरा सुझाव बताइए कि हम लोग क्या करें। ठीक है, ठीक है, आप लोग भी चाहते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बताइए अगला टॉपिक हम लोग का क्या होगा, अगला टॉपिक हम लोग का क्या होगा, जरा बताइए। अगला टॉपिक हम लोग का क्या होगा। नहीं भाई पूजा, अभी तो बहुत बाकी है अभी बहुत बाकी है भाई। बेंटिक, मोहित ने कहा बेंटिक। पूजा लग रहा है तुम रेगुलर क्लास नहीं ले रही हो। ठीक है, तुम रेगुलर क्लास नहीं ले रही हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि अगला टॉपिक क्या होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, इनका कार्यकाल है, जरा बताइए आप लोग कार्यकाल, इनका कार्यकाल बताइए। चलिए पूजा आप बताइए। पवन पांडे आपने सही बताया, पूजा जरा आप बताइए लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल क्या है। पवन तो बता दिया, आप बताइए। पारलोक भी बता दिया, पारलोक नहीं बता दिया, आप बताइए। पुष्पा ने भी सही बताया, चलिए आप बताइए, जल्दी बताइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। पारलोक आप सही बोल रहे हो, मोहित ने ही बता दिया। पूजा आई वॉन्ट टू गेट योर रिस्पॉन्स, आई वॉन्ट टू गेट योर आंसर, प्लीज डू इट। नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। मीन्स यू आर नॉट स्टडिंग एट योर होम, यू आर नॉट सीरियस, टेक इट सीरियसली। अमन ने भी सही बताया। अब इनका रिस्पॉन्स आया, अब पूजा ने बताया, अब सही है, ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 1828 टू 1835, 1828 टू 1835 इनका टाइम पीरियड है, इनका कार्यकाल है। ठीक है,
देखिए, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इसके बाद हम इनके बारे में चर्चा करें। पहले प्रश्न, फिर उसका समाधान। पहले प्रश्न और फिर उसका समाधान, यही तरीका होगा। पहला सवाल है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, infused the oriental despotism into the spirit of western liberty, इसको नोट कीजिए जल्दी। लॉर्ड विलियम बेंटिक इन्फ्यूज्ड, मतलब इन्फ्यूज्ड का मतलब होता है भर देना। इन्फ्यूज्ड का मतलब होता है, इन्फ्यूज्ड का मतलब होता है भर देना। ओरिएंटल का मतलब होता है प्राच्य। डिस्पोटिज्म का मतलब होता है निरंकुशता। ये कथन जो है एक महान व्यक्ति का है। यह कथन जो है एक महान व्यक्ति का है जिसका नाम है लॉर्ड मैकाले। आप नाम सुने होंगे, उसका नाम है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में इसका आने का 100% संभावना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी इसे नोट कर लीजिए। थोड़ा सा सुधार करना है यहां पर, थोड़ा सा ये इंटू यहां से हटा देना है। इंटू यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अब सही हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक इन्फ्यूज्ड इनटू ओरिएंटल डिस्पोटिज्म द स्पिरिट ऑफ वेस्टर्न लिबर्टी। द स्पिरिट ऑफ वेस्टर्न लिबर्टी। इसका हिंदी नोट कर लीजिए, इसका हिंदी बोलता हूं, इसका हिंदी नोट कीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्राच्य निरंकुशता में पश्चिमी स्वतंत्रता की भावना को भर दिया। कथन किसका है? लॉर्ड मैकाले।
जिसे कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इन इंडिया। ये कथन लॉर्ड मैकाले का है, जिसे भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा का पिता कहा जाता है, आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा का पिता कहा जाता है लॉर्ड मैकाले का। और यह कथन उसने विलियम बेंटी के बारे में लिखा है। ध्यान दीजिएगा, जब आप कलकत्ता जाएंगे, कभी मौका मिलेगा आपको कलकत्ता जाने का, तो वहां पर देखेंगे कि विलियम बेंटी का एक मूर्ति बना है। कलकत्ता में विलियम बेंटी का एक मूर्ति बना है, एक मूर्ति बना हुआ है कलकत्ता में, और उसी मूर्ति पर यह कथन लिखा है, उसी मूर्ति पर इस कथन को लिखा गया है। कभी जाइएगा तो देखिएगा। तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है जिसे कहा है प्रसिद्ध इतिहासकार जिनका नाम है थॉमसन, थॉमसन एंड गैरेट, गैरेट। थॉमसन एंड गैरेट, ये दो इतिहासकार हैं, एक है थॉमसन और दूसरा है गैरेट। इन दोनों ने किताब लिखा। उस किताब में क्या लिखा आप देखिए। ये कहते हैं द अराइवल ऑफ विलियम बेंटिक in India started a new era, started a new era। ठीक है, टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए। सवाल देखिए, द अराइवल ऑफ विलियम बेंटिक इन इंडिया स्टार्टेड ए न्यू एरा, यानी भारत में, लिखिए, भारत में विलियम बेंटिक के आने के बाद, भारत में विलियम बेंटिक के आने के बाद, भारत में विलियम बेंटिक के आने के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई, एक नए युग की शुरुआत हुई, एक नए युग की शुरुआत हुई, एक नए युग की शुरुआत हुई। यह कथन किसका है? थॉमसन एंड गैरेट का कथन है। थॉमसन एंड गैरेट का यह स्टेटमेंट है। दो प्रश्न आपके सामने हो गए। तीसरा प्रश्न, do you agree that Bentinck strengthened the foundation of
ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया by giving a new dimension of British rule. कमेंट। बहुत सुंदर प्रश्न है, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इस प्रश्न को मैंने बनाया है, समझिए इस प्रश्न को। डू यू एग्री? क्या आप सहमत हैं? डू यू एग्री? क्या आप सहमत हैं कि दैट की बेंटिक स्ट्रेंथेंड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। स्ट्रेंथेंड का मतलब होता है मजबूत करना। स्ट्रेंथेंड मतलब बल प्रदान करना। क्या आप सहमत हैं कि बेंटिक ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के नींव को मजबूत किया? यही सवाल है। देखिए, फाउंडेशन मतलब नींव को मजबूत किया। ठीक है, क्या आप सहमत हैं कि बेंटिक ने, लिखिए हिंदी में, क्या आप सहमत हैं कि बेंटिक ने, क्या आप सहमत हैं कि बेंटिक ने भारत में ब्रिटिश शासन को भारत में ब्रिटिश शासन को एक नवीन परिभाषा देकर, एक नवीन रूपरेखा देकर, भारत में ब्रिटिश शासन को एक नवीन रूपरेखा, डायमेंशन नवीन रूपरेखा देकर ब्रिटिश साम्राज्य के नींव को मजबूत किया। ब्रिटिश साम्राज्य के नींव को मजबूत किया। ब्रिटिश साम्राज्य के नींव को मजबूत किया। नींव को मजबूत किया। ठीक है, यानी आपके पास 3 सवाल आ गए। आपके पास 3 क्वेश्चंस बेंटिक से हो गए। समझ गए? अब मैं बेंटिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। अब मैं बेंटिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहला सवाल है, बेंटिक कौन है? बेंटिक कौन है? बेंटिक कौन है? उसका पृष्ठभूमि क्या है? उसका पृष्ठभूमि क्या है? उसका पृष्ठभूमि क्या है? इसके बाद अगला, भारत में बेंटिक का
उद्देश्य क्या है, भारत में बेंटिक का उद्देश्य क्या है। इसके बाद उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बेंटिक का कार्य पद्धति प्लस कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम क्या है। इसके बाद बेंटिक बेंटिक के कार्यों का समीक्षा बेंटिक के कार्यों का समीक्षा में नंबर 1 साम्राज्यवाद के लिए, और दूसरा स्वतंत्रता, समानता के हिमायती के रूप में बेंटिक के कार्यों का समीक्षा दो स्तर पर होगा। बेंटिक के कार्यों का समीक्षा 2 तरह से किया जाएगा। पहला साम्राज्यवाद के लिए और दूसरा स्वतंत्रता समानता के हिमायती के रूप में। यानी इन दोनों के स्तर पर उसका सोच क्या है, तब जाकर के निष्पक्ष जो है समीक्षा हो पाएगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हु वॉज बेंटिक एंड व्हाट वॉज हिज बैकग्राउंड। बेंटिक कौन था और उसका जो है बैकग्राउंड क्या था, ठीक है, और इसके बाद उसका उद्देश्य क्या था। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस फ्रेम को आप बना लीजिए, इस फ्रेम को बना लीजिए। जो हर टॉपिक के आप लिखेंगे तो उसका पहला पेज होगा। जो भी नया टॉपिक शुरू करेंगे उसका पहला पेज आपका जो होना चाहिए वो फ्रेम होना चाहिए, ताकि पता रहे कि आगे हमें किस तरह से पढ़ना है, ठीक, और क्या पढ़ना है। देखिए, बेंटिक कौन है? बेंटिक जो है इंग्लैंड का एक प्रशासक है। बेंटिक इंग्लैंड का एक प्रशासक है, इंग्लैंड का एक प्रशासक है, और मद्रास का गवर्नर रह चुका था। मद्रास का गवर्नर रह चुका था। बेंटिक इंग्लैंड का एक प्रशासक है और पहले मद्रास का गवर्नर रह चुका था। 1828 से लेकर 35 के बीच में वह भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। कैसे? 1833 के अधिनियम के द्वारा। 1833 के अधिनियम के द्वारा 1828 से 35 के बीच में वह भारत में ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल था।
लेकिन 1833 में एक अधिनियम आया, 1833 में एक अधिनियम आया, और जिसमें प्रावधान था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल माना जाएगा। यानी उसका पदनाम बदल जाएगा, उसका डिजिग्नेशन बदल जाएगा। अब वह बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं कहलाएगा, बल्कि वह भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और यह पदनाम सबसे पहले किसको मिला? लॉर्ड विलियम बेंटिक को मिला। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि बेंटिक जो है, सुनो ध्यान से, हम कह सकते हैं कि बेंटिक जो है, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हम ऐसे कह सकते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अब आइए उसका पृष्ठभूमि, आइए उसका पृष्ठभूमि अब हम यहां लेंगे। यहां पर हम 3 प्रश्नों पर विचार करेंगे, 3 जो है मुद्दों पर विचार करेंगे। ये बेंटिक हो गया, पहला मुद्दा है इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका पृष्ठभूमि क्या है। दूसरा मुद्दा हो गया उसका विचार क्या है, उसका विचार क्या है। और तीसरा मुद्दा होगा उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। 3 मुद्दा हो गया। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। ध्यान से सुनिए। उन्नीसवीं सदी के फर्स्ट हाफ में, 19वीं सदी के फर्स्ट हाफ में, यानी 1800 से लेकर के और 1850 के बीच में, 19वीं सदी के फर्स्ट हाफ में, यानी 1800 से लेकर के 1850 के बीच में इंग्लैंड में 2 बड़े विचारक हुए। 2 क्या 3 हम कह लेते हैं, 2 ही को लेते हैं, फिर तीसरा जोड़ लेंगे। 2 बड़े विचारक हुए। उसमें एक का नाम है, इसको मिटा देते हैं अभी, फिर हम लिखेंगे। दो बड़े विचारक हुए, उसमें एक का नाम है बेंथम और दूसरा का नाम है मिल, बेंथम और मिल। ये दोनों इंग्लैंड का प्रसिद्ध विचारक हैं और 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में इनका विचार पूरे इंग्लैंड पर छाया था। यानी इनके रंग में पूरा इंग्लैंड रंग गया था। इतना इनका विचार का प्रभाव था, इतना इनका विचारों का प्रभाव था, पूरा इंग्लैंड रंगा हुआ था। और इन दोनों ने जो सिद्धांत दिया उसको हम कहते हैं उपयोगितावादी सिद्धांत, उपयोगितावादी
वादी सिद्धांत कहते, उसको कहते हैं उपयोगितावादी सिद्धांत। वादी सिद्धांत, इन दोनों ने जो सिद्धांत दिया उसको हम कहते हैं उपयोगितावादी सिद्धांत। अब सवाल यह है कि उपयोगितावादी सिद्धांत होता क्या है? उपयोगितावादी सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, समझिए ध्यान से। यह सिद्धांत कहता है मैक्सिमम हैप्पीनेस टू दी मैक्सिमम पीपल, यही सिद्धांत है, यही इस सिद्धांत का मेन विचार है। उपयोगितावाद कहता है मैक्सिमम हैप्पीनेस यानी अधिकतम सुख, अधिकतम खुशी टू मैक्सिमम पीपल, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करना, उनको खुश रखना। यह विचार है किसका? उपयोगितावाद का विचार है। ध्यान दीजिए, वास्तव में हुआ ये कि इस काल में जो पूंजीवाद है वो बदनाम हो रहा था। समझिए बात को ध्यान से। जो उपयोगितावाद आ रहा है वो कहां से आ रहा है? आखिर यह विचारधारा क्यों आया कि व्यवस्था ऐसा होना चाहिए? ध्यान से मेरे एक एक शब्दों को सुनना है। आखिर जेम्स मिल और बेंथम के मन में यह विचार क्यों आया कि हमें एक ऐसा सिद्धांत का प्रतिपादन करना चाहिए जिसमें यह कहा जाए कि व्यवस्था ऐसा होना चाहिए जिसके सहारे हम लोग अधिकतम खुश को, अधिकतम सुख को, अधिकतम लोगों को बांट दें? ऐसा क्यों आया? इसका वजह यह है कि इस दौर में पूंजीवाद बदनाम हो रहा था। पूंजीवाद बदनाम इसलिए हो रहा था क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता था कि हम धनी हो जाएं, हमारे पास अधिक से अधिक धन आ जाए, हमारे पास अधिक से अधिक सुख आ जाए। और जिसका परिणाम हुआ कि समाज में असमानता पैदा हो गया, समाज में असंतोष पैदा हो गया। कुछ लोग बहुत धनी हो गए और कुछ लोग बहुत गरीब हो गए। ध्यान दीजिए। और धीरे धीरे पैसा के पीछे, पूंजी के पीछे लोग भूल गए कि कोई मूल्य होता है, कोई नैतिकता होता है, कोई परिवार होता है, कोई भाई बंधु होते हैं। सब कुछ भूल गए और उसका प्रभाव यह हुआ कि लोगों का पूंजीवाद से नफरत होने लगा। पूंजीवाद से नफरत होने लगा कि ये तो बहुत बेकार चीज है, ये कहां से आ गया। और यही कारण है कि इंग्लैंड के इन विचारकों ने पूंजीवाद को बचाने के लिए उसको एक ह्यूमन फेस दिया। उसको क्या दिया? ह्यूमन फेस। यानी हम कह सकते हैं कि जो उपयोगितावाद है वह क्या है? ह्यूमन फेस ऑफ कैपिटलिज्म। जो पूंजीवाद है वह, जो उपयोगितावाद है वह पूंजीवाद का मानवीय चेहरा है। पूंजीवाद का मानवीय चेहरा है, ह्यूमन फेस ऑफ कैपिटलिज्म, ताकि पूंजीवाद के अंदर लोगों का जो नफरत बढ़ रहा है उसको बचाया जा सके। जब उनका कल्याण करेंगे, जब उनको हम सुविधा देंगे, तो उनको लगने लगेगा कि नहीं, जो हम सोचते हैं पूंजीवाद के बारे में वो चीज नहीं है। देखो पूंजीवाद ही आज हमें सब कुछ दे रहा है। इसका उद्देश्य यही था, ध्यान देना। तो खैर हम वहां नहीं जाते हैं, ये एक चिंतन है
चिंतन है। अब आइए मूल प्रश्न पर। इस दौर में पूरा इंग्लैंड उपयोगितावादी विचारधारा से स्नान कर रहा था, नहा रहा था, कोई बचा नहीं था। ऐसा कोई बुद्धिजीवी नहीं था इंग्लैंड में, ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल नहीं था जो मिल और बेंथम को न जानता हो या पसंद न करता हो, ऐसा कोई नहीं था। और तीसरा पैदा हो गया, इन दोनों के बाद तीसरा पैदा हो गया, और तीसरा का नाम है रिकॉर्डो। इन दोनों के विचारों से ओतप्रोत होकर के, ओतप्रोत मतलब प्रभावित होकर के तीसरा पैदा हो गया, उसका नाम है रिकॉर्डो। उसका नाम है रिकॉर्डो। रिकॉर्डो जो है वह अर्थशास्त्री है, वह इकोनॉमिस्ट है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए क्या होता है। रिकॉर्डो पैदा हो गए। अब देखिए बेंटिक इसी जमाने में, इसी समय में इंग्लैंड में रह रहा था, तो निस्संदेह बेंटिक भी इससे प्रभावित हुआ। बेंटिक भी इस विचारधारा से प्रभावित हुआ। यानी जो बेंटिक का सोच है, थॉट है, जिसको हम बताएंगे अभी, जो बेंटिक का थॉट है, उसका चिंतन है, उसमें मिल का, बेंथम का प्रभाव है। इन दोनों का प्रभाव है बेंटिक के ऊपर। बेंटिक जो भी सोचता है, जो भी करता है, वह नहीं करता है, उसे मिल और बेंथम करवाते, उससे मिल और बेंथम करवाते। तो आप पहला पृष्ठभूमि जान गए कि इंग्लैंड में एक वैचारिक क्रांति हो रही थी। इंग्लैंड में एक वैचारिक क्रांति हो रही थी, और जिस क्रांति को जन्म दिया था बेंथम और मिल, और उस वैचारिक क्रांति से बेंटिक भी प्रभावित था। और यही कारण है कि वह अपने सोच में उदारवादी बन गया, उदारवादी, लिबरल बन गया। तो ये पहला बैकग्राउंड आपको हमेशा याद रखना है, मिल और बेंथम का बेंटिक के ऊपर प्रभाव, पहला पॉइंट। दूसरा, बैकग्राउंड में 2 पॉइंट है। पहला मैंने बता दिया, बैकग्राउंड में पहला पॉइंट मैंने कहा इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन यानी वैचारिक क्रांति। वैचारिक क्रांति किसका किसका? मिल और बेंथम, पहला हो गया। दूसरा बैकग्राउंड क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति, यानी औद्योगिक क्रांति, यानी औद्योगिक क्रांति। ध्यान दीजिएगा, बेंटिक जब भारत में आता है तो उस समय इंग्लैंड में 2 चीजें हो रही थी, एक तो ये और एक ये। और बेंटिक यहां बैठा है, बेंटिक यहां बैठा, इंग्लैंड में बैठा है, इंग्लैंड में बैठा है। तो दोनों क्रांतियों का प्रभाव उसके कैरेक्टर पर पड़ता है, दोनों का प्रभाव उसका, उसके स्वरूप पर पड़ता है। ठीक है, तो समझ लिए आप, पहला हो गया बौद्धिक और दूसरा हो गया औद्योगिक। इन दोनों से प्रभावित होकर के वह इंग्लैंड से भारत में आया था। ठीक है, अब हम लेंगे उसका क्या उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा,
उसका क्या उद्देश्य है, यानी बेंटी का उद्देश्य क्या है, बेंटी का क्या उद्देश्य है। नंबर 1, साम्राज्य की सुरक्षा, साम्राज्य की सुरक्षा। पहला उद्देश्य है कि साम्राज्य की सुरक्षा, और दूसरा भारतीय संसाधनों का दोहन, भारतीय संसाधनों का दोहन, भारतीय संसाधनों का दोहन। 2 उद्देश्य हो गया, साम्राज्य की सुरक्षा और दूसरा है भारतीय संसाधनों का दोहन, भारतीय संसाधनों का दोहन। ठीक है, अब देखिए, अब अगला सवाल है कि बेंटिक की कार्य पद्धति क्या है और कार्यक्रम क्या है, यानी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, यानी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बेंटिक का कार्य पद्धति क्या है और उसका कार्यक्रम क्या है, यानी बेंटिक अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेगा और प्राप्त करने के लिए क्या क्या करेगा। तो जो कैसे प्राप्त करेगा वह हो जाएगी क्रिया पद्धति, कार्य पद्धति या क्रिया पद्धति, है ना। और कैसे करेगा यानी क्या क्या करेगा वह बन जाएगा कार्यक्रम। तो समझिए, बेंटिक कहता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, साम्राज्य की सुरक्षा और दूसरा है भारतीय संसाधनों का दोहन। इन दोनों में बेंटिक कहता है कि पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं रहेगा तो ये कहां से होगा। तो बेंटिक ने कहा इसको कैसे किया जाए, उसने कहा कि इसको किया जाएगा कैसे, सुधार के द्वारा, सुधार के द्वारा, सुधार के द्वारा, सुधार के द्वारा साम्राज्य की सुरक्षा किया जाएगा, सुधार करके। ठीक है, यानी सुधार के द्वारा का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम भारतीय समाज में, धर्म में, राजनीति में, प्रशासन में, न्याय में, अर्थव्यवस्था में, साहित्य में, शिक्षा में, भाषा में सुधार करेंगे। और जब सुधार करेंगे तो यहां के लोगों के दिल को जीत लेंगे, और जब यहां के लोगों के दिल को जीत लेंगे तो हमारे खिलाफ कोई विद्रोह नहीं करेगा। ये बेंटिक कहता है कि हमारे खिलाफ विद्रोह कोई नहीं करेगा, क्योंकि तलवार के द्वारा, देखिए बेंटिक कहता है कि हमसे पहले जिन लोगों ने भारत में गवर्नर जनरल के रूप में काम किया उन्होंने केवल तलवार दिखाया। वेलेस्ली आया, तलवार दिखाया, लॉर्ड हेस्टिंग आया, तलवार दिखाया। उस समय तलवार की मांग थी, बिना तलवार के अवध, निजाम, मैसूर कभी ब्रिटिश कंपनी की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब तलवार का समय खत्म हो चुका है, अब हमें प्यार करना होगा, हमें उनके विश्वास को जीतना होगा, हमें उनके अंदर अपने लिए समर्थन का विचार को पैदा करना होगा। उनको लगना चाहिए कि हम उनका दुश्मन नहीं, उनको लगना चाहिए कि हम उनका दोस्त हैं, उनको लगना चाहिए कि बिना हमारे सहयोग के वो जो चाहते हैं पूरा कर नहीं सकते। जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे तब तक वे लोग अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनको ये लगना चाहिए, उनको यह महसूस होना चाहिए
कि राजा राम मोहन राय को पूरे भारत में कोई एक आदमी सहायता कर सकता है तो मैं हूं, और कोई भारतीय उस काम में सहायता नहीं करेगा जो काम को राजा राम मोहन राय करना चाहते। बेंटिक कहता है कि जाओ पूछो, तुम्हारे समाज के कितने लोग हैं जो सती प्रथा को समाप्त करना चाहते, जाओ पूछो, एक नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सती प्रथा को समाप्त कर दिया जाए और मैं तुम्हें सहायता करूं। बेंटिक बोल रहा था, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा हितैषी था। बेंटिक का जो सोच था वह ऐसा नहीं था कि हमारा दोस्त था, हमारा हितैषी है, वो सही में भारत को आधुनिक बनाना चाहता है। हम ये नहीं कह सकते। बेंटिक हिंदुस्तान को आधुनिक नहीं बनाना चाहता था मित्रों, वो नहीं बनाना चाहता था। फिर भी वह कहता है कि हम तुम्हें सहायता करेंगे। इसका मतलब साफ है, ऊपर लिखा है, साम्राज्य की सुरक्षा कैसे? प्यार के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, स्नेह के माध्यम से। आपके मन में इस बात को हमने डाल दिया कि नीतीश मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। इस बात को आपको हमने एहसास करा दिया कि प्रियंका तुम्हारा मैं हितैषी हूं, और तुम सोच ली कि मैं तुम्हारा हितैषी हूं, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि आई एम इंपीरियल, मैं साम्राज्यवादी हूं, और साम्राज्यवादी कभी हितैषी हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। देखो ट्रंप को, देखो ट्रंप को, वही ट्रंप गुजरात में आता है, वही ट्रंप गुजरात में आता है तो मोदी को अपना दोस्त बताता है, इंडिया को अपना दोस्त बताता है। और वही ट्रंप अमेरिका जाता है तो एक बार बोला था, याद होगा आपको, अभी करीब 2-3 महीना पहले बोला था कि इंडिया बहुत गंदा देश है, वहां के लोग गंदे हैं, कुछ बोला था ना इस तरह से। बताओ, आप सुने होंगे, आप लोग करंट्स पढ़ते होंगे, क्या बोला था ट्रंप? ट्रंप अभी राष्ट्रपति चुनाव से कुछ दिन पहले बोला था कि इंडिया बहुत गंदा है, कुछ बोला था ना इस तरह से। अब बताओ हम क्या माने, हम क्या माने? ट्रंप को दोस्त माने या दुश्मन माने? बात तो वही है। दिल्ली को बोला था, सही ज्योति बोल रही है, दिल्ली को बोला था, ठीक है। इतना बात क्लियर है। आप देखो, अब मैं लेता हूं कि बेंटिक, जो बेंटिक है, उसके समय में सुधार के क्षेत्र में क्या क्या हुआ, उसके समय में सुधार के क्षेत्र में क्या क्या हुआ। देखो, यानी बेंटिक का सुधारवादी कार्यक्रम, बेंटिक का सुधारवादी कार्यक्रम, बेंटिक का सुधारवादी कार्यक्रम के पीछे नंबर वन सुधार करके इंग्लैंड को भारत का हितैषी साबित करना, हितैषी साबित करना, तथा साम्राज्य का सुरक्षा करना, हितैषी साबित करना तथा साम्राज्य की सुरक्षा करना, यह उसका पहला उद्देश्य हो गया। बेंटिक का सुधारवादी कार्यक्रम में सबसे पहला उद्देश्य, उसके पीछे क्या उद्देश्य था? पहला। दूसरा, कच्चा माल,
बाजार और सस्ते कर्मचारी कंपनी के लिए यही बेंटिक का उद्देश्य था। देखो, यही बेंटिक का उद्देश्य था। यानी बेंटिक ने जितना काम किया है, काम तो बहुत अच्छा किया है, और जितना काम किया है उन सारे कामों के पीछे यही उद्देश्य था। नंबर 1, सुधार करके इंग्लैंड को भारत का हितैषी बताना, और जोड़ सकते हो भारत का हितैषी बताना, और राजा राम मोहन राय जैसे समर्थक पैदा करना, हितैषी बताना, और आधुनिकता के नाम पर राजा राम मोहन राय जैसे समर्थक पैदा करना। जोड़ सकते हो और सुंदर हो जाएगा। सुधार करके इंग्लैंड को भारत का हितैषी बताना तथा आधुनिकता के नाम पर राजा राम मोहन राय जैसे समर्थक पैदा करना तथा साम्राज्य को सुरक्षित करना, तथा साम्राज्य को महफूज करना, ये पहला उद्देश्य हो गया। ये पहला उद्देश्य, जितना भी तुमने सुधार किया है उसके पीछे तुम्हारा पहला उद्देश्य यही। ये बात क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई सेकेंड थॉट नहीं है, कहीं इसमें गलत का संभावना नहीं। 100% 24 कैरेट का है ये बिल्कुल 24 कैरेट का है। इसमें नो डाउट, नो इल्यूजन, नो इसमें इनकरेक्शन, कुछ भी नहीं। दूसरा लिखो, दूसरा उद्देश्य, कच्चा माल, बाजार और सस्ते क्लर्क। कच्चा माल, बाजार तथा सस्ते क्लर्क। नीचे लिखो, ताकि इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति के लिए, ताकि इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति को समर्थन किया जा सके, को सहायता किया जा सके, ताकि इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति को क्या सहायता किया जा सके, आपने लिख लिया? हो गया? ये दोनों उद्देश्य है। बेंटिक का क्या उद्देश्य है आपको मैंने बता दिया। इसके पहले पृष्ठभूमि क्या है मैंने बता दिया, बौद्धिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। बेंटिक कौन है मैंने बता दिया। अब मैं अगला सवाल लूंगा, लेकिन यहां पर आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक सवाल। लिख लीजिए जरा, एक क्वेश्चन लिखिए। बेंटिक के भारत में आगमन से आधुनिकता का बयार बहने लगा। आधुनिकता का बयार बहने लगा। आधुनिकता का बयार बहने लगा। इस कथन का परीक्षण कीजिए। 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 इस कथन का परीक्षण कीजिए।
इस कथन का परीक्षण कीजिए। ठीक है, इसको लिखिएगा। 4 क्वेश्चन आपके पास हो गए। ठीक है, अब हम लोग लेंगे कि बेंटी के समय में क्या क्या सुधार हुआ। यानी बेंटी की इंद्रजीत, बयार का मतलब होता है हवा। एक शब्द है बयार, बयार का मतलब होता है हवा, मतलब एक माहौल बन गया। हवा को बयार कहते हैं। ध्यान देना, ये पूर्वी शब्द है, बयार बहने लगा, मतलब हवा बहने लगा। हवा मतलब एक माहौल बनने लगा। ध्यान देना, ठीक है। अब लिखिए आप, बेंटी की उपलब्धियां। बेंटी की उपलब्धियां मतलब उसका सुधार कार्य। बेंटी की उपलब्धियां, बेंटी की उपलब्धियां। बेंटी की उपलब्धियां, इसमें सबसे पहला समाज, दूसरा संस्कृति, तीसरा प्रशासन, चौथा न्याय, पांचवा आर्थिक। ठीक है ना, इतना हो गया, राइट। अब लिखिए आप सबके नीचे एक एक पॉइंट। समाज में सती प्रथा 1829। दूसरा शिशु हत्या समाप्त। नर बलि पर रोक। ठगी, ठगी का दमन, ठगी का दमन। संस्कृति में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार। मैकाले प्रशासन, प्रशासन में सभी की भागीदारी, सभी की भागीदारी। प्रशासन में सभी की भागीदारी। नोट कीजिए, सती प्रथा को समाप्त किया। 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया, नंबर 1। नंबर 2, शिशु हत्या पर रोक लगाया। नर बलि पर रोक लगाया। ठगी पर रोक लगाया, ठगी को समाप्त किया। ठगी क्या होता है, जरा इसके बारे में लिख लीजिए, ठगी क्या होता है। ठगी के बारे में 2 लाइन लिख लीजिए, THUGI, ठगी लिखिए। ठगी के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। ठगी एक ऐसे लोगों का समूह था, ठगी एक ऐसे लोगों का समूह था, ऐसे लोगों का समूह था जिसका उद्देश्य था लोगों को लूटना, जिसका उद्देश्य था लोगों को लूटना,
उनका हत्या कर देना, उनका हत्या कर देना, पहला पॉइंट, उनका हत्या कर देना, पहला पॉइंट। दूसरा, ठगी मूल रूप से, ठगी मूल रूप से अवध, हैदराबाद, बुंदेलखंड, राजपूताना आदि क्षेत्रों में सक्रिय थे। ठगी मूल रूप से अवध, हैदराबाद, बुंदेलखंड, राजपूताना क्षेत्रों में सक्रिय थे, क्षेत्रों में सक्रिय थे। नंबर 3, बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन, स्लीमैन कर्नल स्लीमैन, कर्नल ऐसे स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन के सहायता से, कर्नल स्लीमैन के सहायता से ठगियों पर, ठगियों का दमन कर दिया, ठगियों का दमन कर दिया, ठगियों का दमन कर दिया। स्लीमैन के सहायता से ठगियों का दमन कर दिया। ये पूरा कंप्लीट हो गया आपको। अब आइए संस्कृति, अब आइए संस्कृति लिखिए, संस्कृति लिखिए। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक पश्चिम के, विलियम बेंटिक पश्चिम के उदारवादी, पश्चिम के उदारवादी, बुद्धिवादी, मानवतावादी, वैज्ञानिक विचारों से अत्यधिक प्रभावित था, विचारों से अत्यधिक प्रभावित था, अत्यधिक प्रभावित था, अत्यधिक प्रभावित था। वह प्राच्य संस्कृति के स्थान पर, वह प्राच्य संस्कृति के स्थान पर वह प्राच्य संस्कृति के स्थान पर पश्चिमी संस्कृति का समर्थक था, पश्चिमी संस्कृति का समर्थक था, पश्चिमी संस्कृति का समर्थक था, पश्चिमी संस्कृति का समर्थक था। जिसका परिणाम हुआ नंबर 1, जिसका परिणाम हुआ नंबर 1, पहला 1835 में लॉर्ड मैकाले के सहयोग से, लॉर्ड मैकाले के सहयोग से भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। लॉर्ड मैकाले के सहयोग से भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई, आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई, आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई, आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। नंबर 2,
प्रेस की आजादी, प्रेस की आजादी, प्रेस की आजादी, प्रेस की आजादी भी, प्रेस की आजादी को भी समर्थन किया गया, प्रेस की आजादी को भी समर्थन किया गया। बाद में लॉर्ड मेटकॉफ, बाद में लॉर्ड मेटकॉफ, बाद में लॉर्ड मेटकॉफ लिखा है, बाद में लॉर्ड मेटकॉफ के द्वारा प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान किया गया, प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान किया गया, प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान किया गया, स्वतंत्रता प्रदान किया गया। नेक्स्ट, प्रशासन। अगला लिखिए प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन लिखिए। 1833 में एक अधिनियम आया। 1833 के अधिनियम के अनुसार, 1833 के अधिनियम के अनुसार बेंटिक ने एक प्रस्ताव पारित किया, एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि ब्रिटिश कंपनी की सिविल सेवाओं में, ब्रिटिश कंपनी की सिविल सेवाओं में, ब्रिटिश कंपनी की सिविल सेवाओं में प्रवेश के लिए किसी व्यक्ति को एक विशेष धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर नहीं रोका जाएगा, के आधार पर नहीं रोका जाएगा, के आधार पर नहीं रोका जाएगा, के आधार पर नहीं रोका जाएगा। दूसरा पॉइंट, बेंटिक कॉर्नवालिस के समय से, बेंटिक कॉर्नवालिस के समय से ब्रिटिश शासन का, कॉर्नवालिस के समय से ब्रिटिश प्रशासन का नस्लवादी स्वरूप को उदारवादी बनवाया, नस्लवादी स्वरूप को उदारवादी बनाया, नस्लवादी स्वरूप को उदारवादी बनाया, उदारवादी बनाया, उदारवादी बनाया। नेक्स्ट, न्याय। न्याय लिखिए, न्याय। पहला पॉइंट, न्याय में पहला पॉइंट, बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले के अधीन, लॉर्ड मैकाले के अधीन, यह पहला पॉइंट है, लॉर्ड मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का गठन किया, एक विधि आयोग का गठन किया, एक विधि आयोग का गठन किया।
मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का गठन किया। मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का गठन किया, जिसके सिफारिश पर बाद में जिसके सिफारिश पर बाद में आईपीसी आया। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड आया, जिसके सिफारिश पर बाद में, बाद का मतलब 1860 लिख सकते हैं, जिसके सिफारिश पर 1860 के दशक में आईपीसी आया, इंडियन पेनल कोड आया। इंडियन पेनल कोड आया। दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट, बेंटिक कर्नवालिस के द्वारा स्थापित अपीलीय तथा सर्किट न्यायालय को समाप्त करके इनके कार्यों को मजिस्ट्रेट तथा कलेक्टर के हाथों में दे दिया। समाप्त करके इनके कार्यों को कलेक्टर तथा जिला जज के हाथों में दे दिया। कलेक्टर तथा जिला जज के हाथों में दे दिया। मैंने कहा, लिखो, बेंटिक कर्नवालिस के द्वारा स्थापित अपीलीय तथा सर्किट न्यायालय को समाप्त करके इनके कार्यों को कलेक्टर तथा जिला जज के हाथों में दे दिया। जिला जज के हाथों में दे दिया तथा उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक नया पद का सृजन किया। उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए एक नया पद का सृजन किया। डैश कमिश्नर। नया पद का सृजन किया, कमिश्नर। नेक्स्ट लिखिए, बेंटिक ने उत्तर पश्चिम प्रांत ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत कहते थे। उत्तर पश्चिम प्रांत कहते थे किसको? उत्तर प्रदेश को। बेंटिक ने उत्तर पश्चिम प्रांत के लोगों को न्यायिक सुविधा देने के लिए उत्तर पश्चिम प्रांत के लोगों को न्यायिक सुविधा देने के लिए इलाहाबाद में एक सदर दीवानी अदालत तथा एक सदर निजामत अदालत
स्थापित किया। सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत स्थापित किया ताकि कलकत्ता के ऊपर लोड को कम किया जा सके, ताकि कलकत्ता के ऊपर दबाव को कम किया जा सके। क्योंकि आप देखोगे कि मूल रूप से ये दोनों कोर्ट कहां स्थापित थे? कलकत्ता में। ये दोनों कोर्ट मूल रूप से कहां थे? कलकत्ता में। और जिसका प्रभाव ये हुआ कि पूरे भारत में एक न्यायालय होने के कारण इन पर लोड बढ़ता गया, दबाव बढ़ता गया। तो बेंटिक ने क्या किया कि जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, इधर वाले हैं, उनको सुविधा देने के लिए कहा कि आपको कलकत्ता नहीं जाना होगा, आप इलाहाबाद में ही जाकर के अपना केस दायर कर सकते। यानी कि जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट है, दोनों सदर दीवानी सदर निजामत, इनका ब्रांच आप कह सकते हो। इलाहाबाद में जो स्थापित हुआ, इट वॉज ए ब्रांच ऑफ कलकत्ता, ये कलकत्ता का ब्रांच था। आगे लिखो अगला पॉइंट। बेंटिक ने स्थानीय न्यायालय में, बेंटिक ने निचले न्यायालय में, लोअर कोर्ट में, बेंटिक ने लोअर कोर्ट में फारसी भाषा के जगह पर बेंटिक ने लोअर कोर्ट में फारसी भाषा के जगह पर स्थानीय भाषाओं के प्रयोग, फारसी भाषा के जगह पर स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करने का प्रावधान बनाया, प्रयोग करने का नियम बनाया। स्थानीय न्यायालयों में, लोकल कोर्ट्स में पर्शियन भाषा के जगह पर लोकल लैंग्वेज का यूज किया जा सकता है। यह नियम किसने बनाया? बेंटिक। नेक्स्ट, आर्थिक क्षेत्र में बदलाव, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। लिखिए, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। लिखिए, विलियम बेंटिक के समय में राजस्व के क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। राजस्व के क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत सरकार तथा ग्रामीण समाज के बीच प्रत्यक्ष रूप से भू राजस्व का बंदोबस्त करने का प्रावधान था, जिसमें सरकार तथा ग्रामीण समाज के बीच प्रत्यक्ष रूप से लैंड रेवेन्यू का सेटलमेंट करने का प्रावधान था, भू राजस्व का बंदोबस्त करने का प्रावधान था।
तो बच्चों ये सारा जो कार्य है, सुधार है, ये सब के सब बेंटिक के द्वारा किया गया। यानी कि आपने देखा कि बेंटिक अपने पूरे कार्यकाल में बेंटिक के द्वारा भारतीय समाज में, संस्कृति में, अर्थव्यवस्था में, प्रशासन में, न्याय में बहुत सुधार किया। यानी इसका काल जो है सही में हिंदुस्तान में एक नया काल था, एक नया एरा था, इसमें कोई संदेह नहीं। बस 2 मिनट में इस टॉपिक को खत्म करते हैं, क्योंकि बाकी चीजों को हम लोग पहले बता दिए। अब देखिए, अब केवल एक ही सवाल है कि अब एक ही सवाल है, बस एक ही सवाल है कि बेंटिक ये है, सवाल ये है was he a liberal? Was he a liberal plus modern plus डेमोक्रेटिक? और यहां है was he an imperial? बस यही सवाल है, बस यही सवाल है। बस 1 मिनट का समय दीजिए। 2 सवाल आपके सामने है। was he liberal, मॉडर्न और डेमोक्रेटिक? क्या वह उदारवादी? क्या वह उदारवादी? क्या वह आधुनिक? क्या वह लोकतांत्रिक था, या क्या वह साम्राज्यवादी था? 2 सवाल। इसका उत्तर बिल्कुल साफ है। इसका उत्तर है कि he was 100% इंपीरियल। वह 100% इंपीरियल था। लोकतांत्रिक तो था ही नहीं। लिबरल था, लोकतांत्रिक नहीं था। आधुनिक था, लोकतांत्रिक नहीं था। लेकिन लिबरल होते हुए भी, ध्यान देना, अब मैं इसका उत्तर बता रहा हूं। बेंटिक जो है, he was not democratic, but he was liberal, he was modern, but he was imperial also। सीधी सी बात है। देखो मेरी बातों पर ध्यान दो। मैंने कहा कि बेंटिक आधुनिक था, मिल और बेंथम के विचारों से लाभालाभ भरा था, इसलिए उदारवादी था। लेकिन वह लोकतांत्रिक नहीं था, वह साम्राज्यवादी था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, बच्चों ध्यान दो, ये मेरा फाइनल सेंटेंस है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हिज लिबरलिज्म, यानी उसका उदारवाद, वाज ए मेथड, एक तरीका था, टू स्ट्रेंथन इंपीरियलिज्म। उसका साम्राज्यवाद को स्ट्रेंथन करने के लिए उदारवाद एक डिवाइस था। लो ये मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और प्लीज वोट फॉर मी, मुझे वोटिंग कीजिए। ये तरीका है। आप देख सकते हैं कि हमने कितना सुधार किया भाई। आपके यहां महिलाओं को जलाया जाता था, मैंने रोक दिया। हत्या होता था, मैंने रोक दिया। मैंने बहुत कुछ काम किया। सो हेल्प मी, ये कहता है। यानी यहां पर कोई समझौता नहीं। लिबर्टी
हम तो ये कहते हैं कि मैकाले जो है लॉर्ड बेंटिक का बड़ाई करता है, प्रशंसा करता है। मेरा एक सवाल का उत्तर दे दे। यदि भारत के लोग बेंटिक से कहते, यदि भारत के लोग बेंटिक से कहते कि पलासी के बाद जो बंगाल आप लोग छीन लिए हैं लौटा दीजिए, मैसूर मुझे लौटा दीजिए, ये लौटाता? जेल में डाल देता, जेल में डाल देता। अरे तुम्हारा हिम्मत कहां से हो गया, तुम पलासी के बाद बंगाल को फिर से अपने पास लेना चाहते हो। एग्जाम्पल मैं देता हूं, 1831 मैसूर को कब्जा कर लिया, मैसूर जो थोड़ा बहुत छोड़ा था उसको भी ले लिया, यही ले लिया। 1834 कुर्ग, कुर्ग कर्नाटक में है, उसको भी ले लिया। यानी थोड़ा बहुत मैसूर को वेलेस्ली ने छोड़ दिया था, उसको भी हड़प लिया। कौन? बेंटिक। कुर्ग को हड़प लिया 1834। प्रश्न यह है कि देन हाउ वी कैन बिलीव दैट ही वाज लिबरल? हम फिर कैसे मान ले ही वाज लिबरल? वो लिबरल तो है, हम इनकार नहीं करते हैं, बट ही वाज इंपीरियल। प्रियंका, अंतिम तुम्हारा कंक्लूजन यही होगा, ध्यान देखना। जब भी तुम लिखोगी बेंटिक के बारे में तो लास्ट में यही लिखोगी कि दो ही वाज लिबरल, दो ही वाज मॉडर्न, बट ही वाज नॉट डेमोक्रेटिक, ये लिखोगी। बट ही वाज इंपीरियल, यही लिखोगी। दो ही वाज लिबरल, मॉडर्न, सब कुछ, बट ही वाज नॉट डेमोक्रेटिक। वो सब कुछ है लेकिन लोकतांत्रिक नहीं, वो साम्राज्यवादी है। यानी इनके द्वारा, इन सुधार के द्वारा वह अपने साम्राज्य के नींव को मजबूत करना चाहता है, ताकि हम किसी के लिए कुछ काम करेंगे तो वो हमारा विरोध नहीं करेगा। आप सोचिए, मैं आपके लिए कुछ करता हूं तो आप विरोध मेरा करेंगे, लेकिन आपका विरोध करने का तरीका अलग होगा। थोड़ा शर्म आएगी आपको, थोड़ा लज्जा महसूस करेंगे कि यार इतना मेरे लिए किया है, मैं इसका विरोध कर रहा हूं, लेकिन विरोध आप भी करेंगे। तो शब्दों का जाल है, बस सही जगह पर सही शब्द होना चाहिए, नंबर मिल जाएगा। तो आइए, आज का सेवा मेरा यहीं पर समाप्त होता है और कल से हम अगला टॉपिक को लेंगे, जो टॉपिक होगा लॉर्ड डलहौजी। और जो हमने प्रश्न आपको दिया है, राइट देम, उनको लगातार लिखिए। आप लोग अच्छा लिखते हैं, जरूरी नहीं है कि हम रोज उत्तर दें उसका, हाँ, लेकिन उत्तर हम दे देंगे, उत्तर हम दे देंगे। आप लगातार लिखते रहिए, ठीक है ना? ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।